हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जनता करियर क्लासेस परिवार में आप सबका दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के बारे में, जिसका 3B चैप्टर होगा। 3B शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे दोस्तों? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। किन किन आव्यूह का योग होता है। पहली शर्त है कि समान क्रम अर्थात सेम ऑर्डर के आव्यूह का ही योग होता है। दोस्तों, जो समान क्रम के आव्यूह होते हैं उन्हीं का योग संभव होता है। और दूसरी शर्त है कि आव्यूह का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं। आव्यूह का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं। संगत तत्वों का मतलब हुआ दोस्तों कि पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार प्रोसेस रहेगा दोस्तों। और एग्जाम्पल देखते हैं। माना आव्यूह ए इक्वल टू 2 4 3 5 एंड बी इक्वल टू 3 2 4 1। और इसको हम अब ऐड करके देखते हैं दोस्तों। आपको ये बताया गया कि आव्यूह का योग किन किन शर्त के अनुसार होता है। आपको ये बताया गया नंबर 1 पर कि समान क्रम सेम ऑर्डर के आव्यूह का ही योग होता है। जो समान क्रम के होते हैं, सेम ऑर्डर के आव्यूह होते हैं, उन्हीं का ही योग संभव होता है। और दूसरी शर्त ये है कि आव्यूह का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं। संगत तत्वों का योग करते हैं। देखिए दोस्तों, ए और बी को एक साथ जोड़ेंगे। देन ए प्लस बी इक्वल टू 2 4 3 5 प्लस ये ए आव्यूह है और ये बी आव्यूह लिखते हैं 3 2 4 1। ए और बी आव्यूह को एक साथ ऐड करेंगे दोस्तों। देखिए, इसको ऐड करेंगे जब हम, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति पहले अवयव के साथ जुड़ेगा 2 प्लस 3। ये आव्यूह ए का पहली पंक्ति का पहला अवयव है और ये आव्यूह बी का पहली पंक्ति का पहला अवयव 3 है। तो 2 में 3 जुड़ेगा 2 प्लस 3। इसी प्रकार दोस्तों, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 4 है और बी में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4। 3 प्लस 4। जस्ट दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5 और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1। तो 5 प्लस 1 ये ऐड होगा दोस्तों। अब इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 2 6 और 3 प्लस 4 7 और 5 प्लस 1 6। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम ऐड करेंगे। कहीं भी आपको आव्यूह को ऐड करने के लिए कहे तो आपको ध्यान रखना होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा तभी उनका योग संभव होगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आव्यूह का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं। इसको नोट कीजिए दोस्तों और उसके बाद में आगे देखते हैं। आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, केवल दो नियम है इसमें कि आव्यूह के योग का कब कब आव्यूह का योग होगा और कब कब नहीं होगा। तो पहली शर्त है कि जब आव्यूह का ऑर्डर सेम होगा तभी आव्यूह का योग संभव होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आव्यूह का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, माना मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4। अब आपको कहेगा कि आव्यूह ए और बी को ऐड कीजिए। तो आप देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है,
ए क्या है, ए में पहली पंक्ति का पहला अवयव टू है। पहले देखिए इनका ऑर्डर सेम है, देखिए दोस्तों ऑर्डर सेम है या नहीं। इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, ऑर्डर यहीं पर लिखते हैं यम का राशि n के रूप में, तो आप यम का राशि n के रूप में ऑर्डर लिख लीजिए। पंक्ति पहला, ये पहला रो है, रो नंबर फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, तो इसका क्रम क्या है, टू का राशि टू। और इसका क्रम भी देख लीजिए, इसमें पहला रो है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इसका भी ऑर्डर टू का राशि टू है। तो पहली शर्त पूरी हो चुकी है दोस्तों कि जब ऑर्डर सेम होगा तभी उन मैट्रिक्स का योग संभव होगा। तो टू का राशि टू है, अर्थात इनका योग आसानी से हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार होगा, तो दूसरी शर्त है उन आव्यूह का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं। तो संगत तत्वों मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ ऐड होगा। देखिए दोस्तों, टू प्लस वन, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव इस पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव फोर, और इसमें पहली पंक्ति का दूसरा अवयव टू, फोर प्लस टू सिक्स। इसमें दूसरी पंक्ति का पहला अवयव थ्री और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स। और इसी प्रकार फाइव जो है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, और यहाँ पर फोर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो फाइव प्लस फोर नाइन। क्या होगा दोस्तों, नाइन। अर्थात ऐड करने पर ए और बी को ऐड करने पर क्या है दोस्तों, थ्री सिक्स सिक्स नाइन। और जिस क्रम का आव्यूह पहले वाले आव्यूह होंगे उसी क्रम का आव्यूह ऐड करने पर भी आएगा। देखिए इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ है, इसका भी ऑर्डर सेम है, अर्थात इसका ऑर्डर क्या है, टू का राशि टू। देखिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आज एक्सरसाइज 3B शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा आव्यूह पर संक्रियाएं हैं उनको देखिए दोस्तों। आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं क्या है दोस्तों, पहला है कर्ण विनिमय। संक्रियाएं में होता है ला, आपको लिखना है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दोस्तों दो तरह लिखा जाता है, एक होता है MATRICES, दूसरा होता है MATRIX। दोनों सही है दोस्तों। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस अर्थात आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। पहला क्या है दोस्तों, पहला है, आपको पहला देखना होगा कर्म विनिमय, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय नियम। पहला है कर्म विनिमय नियम। क्या है दोस्तों, कर्म विनिमय नियम। इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE लॉ। इसे बोलते हैं कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम का मतलब यह है दोस्तों, यदि यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, यदि ए तथा बी समान क्रम ब्रैकेट में यम का राशि n समान क्रम के आव्यूह हों तो आपको लिखना है यदि ए तथा बी समान क्रम के आव्यूह हों। क्रम क्या होगा, m का राशि n। तो कर्म विनिमय नियम का मतलब यह है दोस्तों, कर्म विनिमय नियम किसे कहते हैं, कर्म विनिमय क्रम का अगर हम चेंज कर दें क्रम को, मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्रम को चेंज कर दिए, ऑर्डर को चेंज कर दिया। यहाँ पर दोस्तों ए पहले था, बी बाद में था, यहाँ पर बी पहले है, ए बाद में है।
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसे ही कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कॉन्बिनमेंट नियम इसे बोलते हैं जब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे माना आब्यू ए इक्वल टू 2 3 1 1 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4, आब्यू ए इक्वल टू 2 1 3 1 1 2 3 4, आब्यू बी। देखिए दोस्तों, अब ऐड करते हैं हम पहला ए प्लस बी। कॉन्बिनमेंट नियम आपको अगर बोले कि कॉन्बिनमेंट नियम लगाइए तो आपको पहले ए प्लस बी निकालना होगा, उसके तुरंत बाद बी प्लस ए निकालना होगा। ए प्लस बी निकालेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऑर्डर सेम है, संगत अवयवों को जोड़ लेना है। 2 में 1 को जोड़ेंगे 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 4 5, ये होगा दोस्तों ए प्लस बी। ए प्लस बी, अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं बी प्लस ए। बी प्लस ए, बी प्लस ए देखेंगे दोस्तों, बी में ए को ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, बी में ए को ऐड करना है, दोनों के ऑर्डर सेम है, संगत अवयव को जोड़ लेंगे। इसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है और बी में हम ए को जोड़ेंगे, इसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है, तो 1 + 2 3, 1 + 2 3, यहाँ पर बी में ए को जोड़ना है, तो इसमें पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है, यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 1 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, इसी प्रकार 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और इसी प्रकार 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम हैं, 3 3 और 6 5, इसी प्रकार 3 3 6 5, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यही है दोस्तों कॉम्यूटेटिव लॉ, इसे ही कॉन्बिनमेंट लॉ कहते हैं, इसे ही कॉन्बिनमेंट नियम कहते हैं। आप भी ऊपर संक्रियाएँ हैं, उसी के अंतर्गत पहला है कॉन्बिनमेंट नियम। कॉन्बिनमेंट नियम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है दोस्तों ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। आपको ये नोट करना है ओनली ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दूसरा देखेंगे दोस्तों साहचर्य नियम, दूसरा है साहचर्य नियम, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को देखते हैं क्या है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम है दोस्तों। साहचर्य नियम को देखते हैं क्या है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है दोस्तों, यदि इसके अंतर्गत लिखेंगे यदि आब्यू ए कामा बी कामा सी समान क्रम ब्रैकेट में एम क्रॉस एन के हों, यदि आब्यू ए कामा बी कामा सी समान क्रम एम क्रॉस एन के रूप में हों, के रूप में हों, तो यदि आब्यू ए बी सी, इसमें 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी सी सेम ऑर्डर के हों, जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन हो, एम पंक्ति अर्थात इसे रो बोलते हैं, एन को कॉलम्स बोलते हैं, के रूप में हो, तो आपको साहचर्य नियम किसे कहते हैं आपको ये देखना होगा। साहचर्य नियम कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सर्वप्रथम ए प्लस बी को जोड़ना होगा, उसके बाद ए प्लस बी को जोड़ने के बाद ये ब्रैकेट में है, फिर ए प्लस बी जो आएगा उसमें सी जोड़ेंगे। ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, इसको आपको चेक करने के लिए पहले बी प्लस सी एक साथ जोड़ना होगा और बी प्लस सी का ऐड करने पर जो आएगा उसके साथ ए जोड़ेंगे और दोनों दोस्तों इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इसे ही साहचर्य नियम कहते हैं। आपको एक आव्यूह लेना है, ऐसा एक आव्यूह ए मानना है, बी मानना है, सी मानना है जिसका ऑर्डर सेम हो, और आपको ये चेक कर लेना है कि ए प्लस बी को जोड़ेंगे साथ में, उसके बाद में उसमें सी जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, बी प्लस सी को एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद में उसके साथ ए जोड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ध्यान इतना ही रखना है कि साहचर्य नियम में ऑर्डर सेम होने चाहिए तीनों आव्यूह को, और ए प्लस बी को एक साथ जोड़ें फिर सी जोड़ें, वो किसके बराबर हो, बी प्लस सी को एक साथ जोड़ें उसमें ए जोड़ें, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। आपको संक्रियाओं में दो बताया गया कि पहला नियम था कर्ण विनिमय नियम। कर्ण विनिमय नियम का मतलब होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और साहचर्य नियम क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। देखिए दोस्तों, अब ये नियम खत्म होता है, इसको नोट कीजिए। आगे बताते हैं क्या है। दोस्तों, आव्यूहों का अंतर, क्या दोस्तों, आव्यूहों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का शर्त क्या है दोस्तों, कंडीशन देखिए। पहला कंडीशन है समान क्रम अर्थात सेम ऑर्डर के आव्यूह का ही अंतर संभव होता है। समान क्रम के आव्यूह का ही अंतर संभव होता है। और दूसरी कंडीशन है आव्यूहों का अंतर करने के लिए उनके संगत तत्वों का अंतर करते हैं, या आप दूसरी तरह बोल सकते हैं कि आव्यूहों के संगत तत्वों को घटाने पर आव्यूहों का अंतर प्राप्त होता है। दो तरह से बोल सकते हैं। आव्यूहों का अंतर करने के लिए उनके संगत तत्वों का अंतर करते हैं, जस्ट जोड़ने की तरह है दोस्तों। जिस प्रकार जोड़ने में होता था कि समान क्रम के आव्यूहों का योग संभव होता है और आव्यूहों का योग करने के लिए उनके संगत तत्वों का योग करते हैं, जस्ट उसी तरह है दोस्तों। दो शर्त है इसमें भी। देखिए, माना मैट्रिक्स ए 4 2 3 2 और V 2 0 1 1, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। केवल देखिए ऑर्डर सेम है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये भी 2x2 का है दोस्तों। और इसको देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है सेकंड रो है, तो रो क्रॉस कॉलम को लिखते हैं दोस्तों। तो इसका भी ऑर्डर 2x2 है, अर्थात पहली शर्त पूरी हो चुकी है। पहली शर्त यही है कि समान क्रम के आव्यूह का अंतर संभव होता है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है। अब आपको दूसरी शर्त ये करनी है कि इनका अंतर फाइंड करना है, और जब इनका अंतर मुझे निकालना है तो अंतर निकालने के लिए संगत तत्व तो मतलब समझते हैं, पंक्ति को पंक्ति में पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ घटेगा, अर्थात ए में से बी को घटाना है तो ए के संगत अवयव में से बी के संगत अवयव को घटाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, अर्थात पहली पंक्ति का पहला अवयव 4 है और बी में पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 है, तो 4 - 2 लिखेंगे दोस्तों, 4 - 2। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 0 हो जाएगा 2 - 0। जस्ट पहली दूसरी पंक्ति का फर्स्ट अवयव है ये, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1, 3 - 1 हो जाएगा 3 - 1। ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 - 1 हो जाएगा 2 - 1। देखिए दोस्तों, आएगा ये 4 - 2 2 और 2 - 0 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1। ए माइनस बी क्या है दोस्तों, ए माइनस बी 2 2 2 1, और ए माइनस बी जो आएगा जो अंतर में आएगा वो भी सेम ऑर्डर में होगा, जस्ट जिस प्रकार ए और बी होगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट पंक्ति दूसरी पंक्ति है, ये फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, अर्थात इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है। इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 और इसका भी 2x2 है, अर्थात ऑर्डर नहीं बदलेगा दोस्तों। अंतर या योग
आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऑर्डर सेम ही रहेगा दोस्तों, जो ए और बी का दिया रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आबियों के अंतर में दो शर्त है। पहली शर्त आपको देखना है कि उनके ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी उनका सब्ट्रैक्शन संभव होगा, अर्थात नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, आबियों का अंतर करने के लिए उनके संगत तत्वों का अंतर करते हैं। दो कंडीशन है, आपको दो कंडीशन याद रखनी है, जिसमें एक कंडीशन महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे दोस्तों क्या है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, अगला है अदिश आव्यूह का गुणनफल। अदिश आव्यूह, अदिश अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, या आप लिख सकते हैं इसे दूसरी तरह भी। दूसरी तरह देखिए, आपको लिखना होगा अदिश का आव्यूह से गुणनफल। लिखा है अदिश का आव्यूह से गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अदिश का आव्यूह से गुणनफल, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको देखिए दोस्तों, आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आव्यूह, इसका अर्थ क्या है पहले ये समझिए। इसका मतलब ये है कि आव्यूह में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उनके सभी पंक्ति और सभी अवयव, सभी पंक्ति और सभी कॉलम में बराबर रूप से गुणा होता है। कहने का मतलब यही है, किसी अदिश के तथा आव्यूह, लिखिए दोस्तों, किसी अदिश, माना अदिश क्या है, के को, या किसी अदिश के से आव्यूह ए जो कि है एम करासन के रूप में है, आव्यूह ए एम करासियन आव्यूह ए, किसी अदिश के से आव्यूह ए में गुणा करने पर सभी पंक्ति तथा सभी स्तंभ के अवयवों में बराबर रूप से गुणा होता है। या आप लिख सकते हैं, किसी अदिश के से आव्यूह ए में गुणा करने पर सभी पंक्ति तथा सभी स्तंभ के अवयवों में गुणा होता है। इसे देखिए दोस्तों, माना आव्यूह ए इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4, 5, ऐसे लिखा है दोस्तों 2, 3, 4, 5, और को कह रहा है देन वैल्यू ऑफ के इंटू ए। आपको वैल्यू निकालनी है के इंटू ए। यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो। आपको लिखना पड़ेगा तुरंत के इंटू ए इक्वल टू, के ए की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, और इसके पहले भी बताया दोस्तों, यही शर्त है
कि किसी भी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करने पर सभी तत्वों में गुणा होता है। सभी तत्व में गुणा कर लीजिए, तो सभी तत्व क्या है दोस्तों, 2, 3, 4, 5 सभी तत्वों में आप गुणा कीजिए। क्या होगा, 2 में k का गुणा करेंगे 2k, और दोस्तों 3 में k से गुणा करेंगे 3k, और 4 में k से गुणा करेंगे 4k। इसी प्रकार 5 × k 5k। दोस्तों k के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। k कोई संख्या हो सकती है, मान लीजिए a कोई आव्यूह है, और k कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों कोई भी संख्या हो बाहर, उससे आव्यूह में गुणा करेंगे तो सभी तत्वों में बराबर रूप से गुणा होगा। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे क्या है देखते हैं। आगे दोस्तों देखिए क्या है, आगे है आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। परिभाषा देखिए, परिभाषा मीन्स शर्त। परिभाषा क्या है, परिभाषा में लिखा जाएगा कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है, जब पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। क्या के बराबर हो। देखिए दोस्तों, परिभाषा क्या डेफिनेशन है कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। समझिए, माना लेट्स मैट्रिक्स ए जो Aij है वो M क्रॉस n के रूप में है, M क्रॉस n के रूप में है, और एंड B बराबर लिखा है दोस्तों Bij, B इक्वल टू Bij लिखा है P क्रॉस Q। पहला लिखा है दोस्तों A जो है M क्रॉस n के ऑर्डर का है, और B जो है P क्रॉस Q का ऑर्डर का है। लेकिन आपको देखना है A B तभी संभव है, A B तभी संभव है, संभव होगा जब A B तभी संभव होगा जब
पहली आव्यूह में जो पहला आव्यूह है फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभ क्या है दोस्तों, इसमें पंक्ति क्रॉस स्तंभ लिखते हैं, अर्थात रो क्रॉस क्या होता है कॉलम। पहले आव्यूह में उपस्थित कॉलम की संख्या जो है नंबर ऑफ कॉलम वो दूसरे आव्यूह में उपस्थित नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो दोस्तों, n बराबर p। ए भी तभी संभव होगा जब क्या होगा दोस्तों, n बराबर p। इस तरह आप लिख सकते हैं, ए भी तभी संभव होगा जब n बराबर p, अर्थात पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यही परिभाषा लिखी है दोस्तों, और इसको नोट कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए इसको कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले में उपस्थित स्तंभों की संख्या अर्थात n दूसरे में उपस्थित पंक्तियों की संख्या अर्थात p के बराबर हो। इसको नोट कीजिए, फिर रफ करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पहले दो आव्यूह का गुणा कर लेते हैं। दो आव्यूह का गुणा का गुणनफल, माना ए क्या है दोस्तों, ए है 2 1 3 4 एंड बी इक्वल टू 1 2 2 3। आपको निकालना है, देखिए दोस्तों आपको निकालना है ए इंटू बी, ए बी निकालना है, आपको निकालना है ए बी क्या होगा, लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ए बी तभी संभव होगा, आपको दो आव्यूह का गुणनफल निकालना है। आपको सर्वप्रथम देखना होगा कि दोनों के ऑर्डर में क्या है, पहले आव्यूह में उपस्थित जो स्तंभों की संख्या है दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। इसका ऑर्डर लिख लीजिए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों 2 क्रॉस 2। पहले आव्यूह में उपस्थित जो स्तंभ है ये पंक्ति है स्तंभ ये, और दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अर्थात आप अपने भाषा में समझिए कि ये जो लास्ट वाला है इसके फर्स्ट वाले के बराबर होना चाहिए, अर्थात दोनों आपस में कट जाएं। तो क्या बचेगा दोस्तों, अगर 2 से 2 1 मिनट के लिए मान लीजिए दोनों कैंसिल हो गया, तो आप देखिए दोस्तों जो आव्यूह आएगा वो किस क्रम का होगा, तो 2 क्रॉस 2 क्रम का ही आव्यूह होगा। इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा ए इंटू बी में आप इसको लिखिए 2 3 1 4 2 3 1 4 इंटू 1 2 2 3। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये गुणा है, गुणा बहुत ही कठिन है। आप a इंटू बी 2 1 3 4 1 2 2 3 आपको ऐसे एरो बनाना होगा एक, और इसमें इस तरह एरो बनाइए, आपको सरल हो जाएगा हल करने के लिए। और देखिए दोस्तों इस एरो का मतलब और इस एरो का मतलब क्या है आपको करना है, ये जो इस एरो का मतलब है स्तंभ, इस एरो का मतलब है रोज अर्थात क्या है पंक्ति, और इस एरो का मतलब है स्तंभ अर्थात क्या कॉलम। जो इसमें ये एरो है दोस्तों इस एरो के साथ गुणा होगा, 2 1 का 1 2 के साथ गुणा होगा। देखिए दोस्तों हम करते हैं, 2 का 1 के साथ गुणा होगा, इस एरो का मतलब क्या है पंक्ति, इस एरो का मतलब क्या है दोस्तों स्तंभ। पहली रो जो है वो पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे, देखिए 2 का 1 के साथ गुणा होगा और 1 का 2 के साथ गुणा होगा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस दोनों एक साथ जोड़ लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो पहला जो पंक्ति है पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, लेकिन जो अयो में गुणा होता जाएगा उसको आपस में हम ऐड करते जाएंगे। 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे और फिर प्लस 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 1 इंटू 2 ये होगा दोस्तों। इसी प्रकार ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो 2 का 2 में होगा, प्लस करेंगे 1 का 3 में होगा। देखिए दोस्तों 2 का 2 में करेंगे 2 इंटू 2, फिर प्लस 1 का 3 में गुणा करेंगे 1 इंटू 3,
फिर देखिए दोस्तों, अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा हो चुका है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति लेते हैं दोस्तों। दूसरी पंक्ति क्या है, 3 4, और इसके पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे और दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो 3 का 1 में गुणा होगा, 3 का 1 में होगा 3 × 1 प्लस 4 का 2 में गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बताया था कि पहली पंक्ति जो है दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, 3 में 1 का हुआ 3 × 1 और 4 का 2 के साथ होगा 4 × 2। इसी प्रकार दोस्तों, ये क्या है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो चुका है, दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 × 2 प्लस 4 का 3 में करेंगे 4 × 3, 4 × 3। फिर से समझिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको दो अवयव का गुणनफल निकालना है। तो जस्ट एरो बनाइए, पहला एरो इस तरह होगा और दूसरे अवयव का एरो इस तरह होगा। इसका मतलब है पंक्ति और इसका मतलब है स्तंभ, रोज, इसका मतलब है कॉलम्स। पहली पंक्ति हम लेंगे, पहली पंक्ति जब लेंगे तो पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ जितने स्तंभ होंगे उनके साथ हम गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार फिर दूसरा पंक्ति लेंगे और दूसरी पंक्ति लेने के बाद जितने स्तंभ होंगे उनके साथ गुणा करवा देंगे, फिर आंसर मिल जाएगा दोस्तों। देखिए क्या होगा, ये 2 × 1 2 और 1 × 2 2, 2 + 2 4, क्या होगा दोस्तों 4, और 2 × 2 4 और 4 + 1 × 3 3, 4 + 3 7 7। इसी प्रकार 3 × 1 3, 4 × 2 8, 8 + 3 11, 8 + 3 11, 3 × 2 6 और 4 × 3 12 और 12 6 कितना होगा दोस्तों 18। कितना होगा 18। देखिए दोस्तों क्या है, ये आपको ये समझना है कि आपको सर्वप्रथम पहले अवयव में इस तरह एरो लगाना है क्षैतिज और दूसरे में क्या लगाना है ऊर्ध्वाधर। आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एरो बनाकर आपको आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या है, इसको नोट कर लीजिए और रफ करते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, देखते हैं। अवयव गुणन क्रिया के अवयव गुणन क्रिया के गुण आपको देखना है कि अवयव में जो गुणा होता है उनके लिए क्या क्या शर्त है दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोस्तों पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है पहला है आकर्म विनिमय नियम कह सकते हैं। यहाँ पहली शर्त देखिए, जब a × b माना अवयव a और b हैं, माना अवयव क्या है a और b हैं, जब a b संभव हो तब आवश्यक नहीं है कि बी ए भी संभव हो, या इसे हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि जब
जब BA संभव हो तो जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि AB भी संभव हो। आपको ये समझना है दोस्तों, पहली शर्त है माना आप भी A और B हैं, लेकिन जब AB संभव हो अर्थात एक को B के साथ गुणा करना संभव हो तो तब आवश्यक नहीं है कि आप B को भी A के साथ गुणा कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। या जब B A संभव हो अर्थात B में जो गुणा होगा A से ये संभव हो तब जरूरी नहीं है कि आप A को भी B के साथ गुणा कर सकते हैं। दूसरा है साहचर्य नियम। क्या है दोस्तों? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम देख लीजिए या नहीं देखिए, इसका मतलब है ये, इसे हम क्या कहते हैं? आकर्म आव्यूहों के गुणन की आकर्म विनिमयता। आव्यूहों इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जो ऊपर परिभाषा लिखी है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं आव्यूहों के गुणा की आकर्म विनिमयता। आकर्म विनिमयता। आकर्म विनिमयता हम देखते हैं दोस्तों, आव्यूहों के गुणन की आकर्म विनिमयता। आकर्म विनिमयता इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आकर्म विनिमयता। आकर्म विनिमयता क्या है दोस्तों? आव्यूहों के गुणन की आकर्म विनिमयता का मतलब है कि अगर AB संभव है तो इसका मतलब नहीं है कि BA संभव हो। इसे कहते हैं AB नॉट इक्वल टू BA। AB नॉट इक्वल टू BA। AB नॉट इक्वल टू BA इसे बोलते हैं AB नॉट इक्वल टू BA। माना आप भी A और B हैं, जब AB संभव हो तो आवश्यक नहीं है कि BA भी संभव हो, या जब BA संभव हो तो ज़रूरी नहीं है कि AB भी संभव हो। इसे हम जो ये लिखा है दोस्तों, इसे हम कहते हैं आव्यूहों के गुणन की आकर्म विनिमयता। आकर्म विनिमयता AB नॉट इक्वल टू BA अर्थात AB BA के बराबर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और दूसरा है साहचर्य नियम। दूसरा है साहचर्य नियम। पहला था आकर्म विनिमयता और दूसरा है साहचर्य नियम। क्या है दोस्तों? दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या है देखिए दोस्तों, माना A B C कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह हैं, तो आपको देखना है दोस्तों, माना A B C कोई आव्यूह हैं तो A, आपको इसको ध्यान समझना होगा दोस्तों। साहचर्य नियम क्या है? माना A B C कोई आव्यूह हैं तो A B C इक्वल टू AB टू C। आपको ये समझना है, केवल ये है दोस्तों, इसे कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। A B C कोई आव्यूह हैं तो A मतलब B और C का एक साथ गुणा करेंगे, फिर जो प्राप्त होगा उसको A के साथ गुणा करेंगे। वो किसके बराबर होगा? A और B को एक साथ गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा उसे C के साथ गुणा करेंगे। यही इसे है कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। माना ए, और जोड़ में किस तरह था दोस्तों? जोड़ में था A प्लस B, आपको जोड़ में पता होगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इस ब्रैकेट का मतलब है कि जहाँ पर ब्रैकेट लगा है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A प्लस B है तो इसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पर B प्लस C है तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। इस तरह जोड़ में था दोस्तों, और इस तरह यहाँ पर गुणा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ में भी दो नियम थे और इसमें भी दो नियम है। पहला नियम है जोड़ में कर्ण विनिमय नियम था और साहचर्य नियम था, यहाँ पर आकर्ण विनिमय नियम है और साहचर्य नियम है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आज की क्लास समझ में आई होगी ऐसा उम्मीद करता हूँ। और अपने अपने कमेंट को, अपने अपने रिव्यू को जो है कमेंट में ज़रूर देना दोस्तों। आज क्लास कैसी लगी, और मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हंसते रहिएगा और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।